नमस्कार विद्यार्थियों, आज की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज की इस कक्षा में हम अध्ययन करेंगे व्याकरण खंड से एक नए बिंदु का। शुरू करते हैं हम आज का अपना बिंदु हमारा होगा व्याकरण से। कौन सा बिंदु होगा? शब्द विचार। किस बिंदु का अध्ययन करेंगे हम? शब्द विचार का। शब्द विचार क्या है, इसमें हमें क्या अध्ययन करना है? इसमें हमें शब्द के विविध रूप, शब्द के जो विविध प्रकार हैं, उन सभी का अध्ययन करने को मिलेगा। कोशिश करेंगे कि हम शब्द के विविध जो रूप प्रचलित हैं उन सभी को स्पष्ट करने का प्रयास करें। यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं परिभाषा पर। शब्द की परिभाषा की बात करें तो इसकी परिभाषा बड़ी सीधी सादी है। दो या दो से अधिक सार्थक ध्वनि समूह है। ध्वनि समूह को ही वर्ण भी कहते हैं, ध्वनि को वर्ण भी कहते हैं, तो या वो ये कह सकते हैं वर्णों के समूह है। तो दो या दो से अधिक सार्थक ध्वनि समूह या वर्णों के समूह को ही क्या कहा जाता है? शब्द कहते हैं। शब्द कहते हैं अर्थात जैसे मान लीजिए हम कोई भी एक शब्द लें, विद्यालय शब्द लें। विद्यालय, इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं विद्यालय। क्या इसमें एक वर्ण का प्रयोग हुआ है? नहीं हुआ है, क्योंकि अगर मान लीजिए हम इस शब्द को खोलने का प्रयास करें तो देखिए व, ई, द, ये, आ, ले, ए, ये और ए, यानी इसमें एक शब्द का, एक वर्ण का या एक ध्वनि का प्रयोग नहीं हुआ है। विद्यालय शब्द को यदि पूरा खोलें तो इस शब्द का रूप कैसा होगा? विद्यालय। इसी प्रकार हम दूसरे शब्द को लें, किसी भी शब्द को देखें, कोई भी शब्द हो, उस शब्द का एक विशिष्ट या निश्चित अर्थ होता है और वो कम से कम दो या अधिक वर्णों के संयोग से बना हुआ होता है। शब्द का ही एक रूप होता है पद। शब्द का ही एक रूप होता है पद, यानी शब्द ही क्या होते हैं? पद। शब्द ही पद होते हैं। तो ये कैसे होते हैं? जब शब्द वाक्य में प्रयुक्त नहीं होता है। गौर करना इस बात पर कि यदि शब्द वाक्य में प्रयुक्त नहीं है तो वो शब्द कहलाएगा, किंतु यदि वही शब्द वाक्य में प्रयुक्त हो गया है, अर्थात उसके साथ कारक की विभक्तियां, क्रिया के अनुसार उसका उचित प्रयोग यदि हुआ है, अर्थात यदि वो वाक्य में प्रयोग करने लायक हो गया है, तो वो ही शब्द क्या कहलाने लग जाता है? पद कहलाने लग जाता है। इस प्रकार शब्द और पद को हम पहचान सकते हैं। तो शब्द की परिभाषा हमारे सामने स्पष्ट है कि दो या दो से अधिक सार्थक ध्वनि समूह या वर्णों के समूह को क्या कहा जाता है? शब्द कहा जाता है। अब शब्द के अंतर्गत हमें क्या पढ़ना है? शब्द के जो भेद हैं उनकी हम एक बार चर्चा करते हैं, जो इस बिंदु के अंतर्गत हमें पढ़ना है। शब्द के भेदों की बात करें, शब्द के प्रमुख भेद। शब्द के प्रमुख भेदों की बात करें तो इसके प्रमुख भेद कितने हैं? देखिए, इसका पहला जो भेद आता है वो है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर पहला इसका भेद किसके आधार पर है? उत्पत्ति के आधार पर। दूसरा इसका भेद है रचना के आधार पर। रचना के आधार पर ये इसका दूसरा भेद होगा। तीसरे इसके भेद की बात करें, प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर। चौथे इसके भेद की बात करें तो होगा अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर हम कह सकते हैं कि शब्द के जो रूप प्रचलित हैं, विविध आधारों पर शब्द के कितने रूप प्रचलित हैं? 4 रूप प्रचलित हैं। इन 4 रूपों में हमें शब्द के कौन से रूप पढ़ना है? तो सबसे पहले हम उत्पत्ति के आधार पर शब्दों की बात करें
तो इसमें सबसे पहला भेद आता है तत्सम, तत्सम शब्द। दूसरा इसका आता है तद्भव। तीसरा आता है देशज। चौथा आता है विदेशी। और पांचवा इसका भेद आता है संकर। यानी इसमें हमें कितने शब्द पढ़ना है? देशज, विदेशी, संकर, यानी टोटल 5 प्रकार के शब्द हमें किसके अंतर्गत पढ़ने हैं? उत्पत्ति के आधार पर। रचना के आधार पर शब्दों की बात करें तो देखिए, नंबर 1 रूढ़ शब्द। दूसरा इसका आता है यौगिक। तीसरा इसका आता है योगरूढ़। योगरूढ़। प्रयोग के आधार पर बात करें तो पहला आता है इसका विकारी और दूसरा आता है अविकारी। पहला इसका भेद आता है विकारी और दूसरा आता है अविकारी। विकारी क्या है? विकारी शब्द वे सभी शब्द हैं जिनके रूप में लिंग, कारक, काल, वचन के अनुसार आसानी से परिवर्तन संभव हो, वो सभी विकारी हैं। तो ये विकारी शब्द कौन से हैं जो हिंदी व्याकरण में प्रचलित हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये सभी शब्द क्या हैं? विकारी शब्द। दूसरा शब्द होता है अविकारी। अविकारी शब्द क्या है? जिन शब्दों में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन संभव नहीं हो, वो सभी क्या कहलाते हैं? अविकारी शब्द। व्याकरण के अंतर्गत अविकारी शब्द कौन से हैं? तो हम कह सकते हैं कि क्रिया विशेषण जो शब्द हैं वो सभी अव्यय हैं, अविकारी हैं। संबंध बोधक अव्यय सभी अविकारी हैं। समुच्चय बोधक अव्यय सभी अविकारी हैं। और विस्मय आदि बोधक अव्यय सभी अविकारी हैं। अर्थ के आधार पर शब्दों की बात करें तो अर्थ के आधार पर शब्दों के विविध रूप प्रचलित हैं। विलोम शब्द है, पर्यायवाची शब्द है, शब्द युग्म है, अनेकार्थक शब्द हैं, एकार्थक शब्द हैं, शब्द समूह के लिए एक शब्द है। बहुत से ऐसे प्रयोग हैं जो सभी अर्थ के आधार पर काम में लिए जाते हैं। अब हमें इनको क्रमबद्ध तरीके से, सभी शब्दों को क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करना है। सबसे पहले हमें कौन सा अध्ययन करना है? सबसे पहले हम लेते हैं उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद। तो सबसे पहला हम अध्ययन करते हैं उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का प्रमुख रूप। पहला जो इसका भेद है, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद। उत्पत्ति के आधार शब्दों के भेद जो 5 प्रकार के भेद हैं, उनमें सबसे पहला भेद हमारा है तत्सम शब्द। तत्सम शब्द क्या है? सबसे पहले इसके शब्द पर हमें विचार करना है। तो तत्सम शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है उसके समान। तत् यानी उसके, सम यानी समान। तत्सम शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? उसके समान। उसके समान मतलब किसके समान? संस्कृत के समान। परिभाषा की यदि हम बात करें तो देखना, किसी भाषा में प्रचलित उस भाषा के मूल शब्दों को तत्सम शब्द कहा जाता है। किसी भाषा में प्रचलित उस भाषा के मूल शब्दों को क्या कहा जाता है? तत्सम शब्द। अतः संस्कृत हिंदी की मूल भाषा है, इसलिए
संस्कृत भाषा के वे सभी शब्द जो बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयोग में लिए जाते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। तत्सम शब्द कहलाते हैं। संस्कृत भाषा के वे सारे शब्द जो बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में यथावत काम में लिए जाते हैं वे सभी तत्सम हैं। जैसे मान लीजिए उदाहरण, आम्र शब्द हम लें, संस्कृत में भी आम को आम्र ही कहा जाता है। दही को हम लें दधी। विस्तृत अध्ययन हम एक बार पहले तद्भव को लेते हैं, फिर तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो ज़्यादा आसान होगा, हम तत्सम और तद्भव शब्दों को पढ़ें समझें। दूसरा इसका भेद लेते हैं तद्भव। तद्भव तद्भव शब्द क्या है? तद्भव शब्द यदि हम इसके शाब्दिक रूप पर विचार करें तो तद्भव का शाब्दिक अर्थ होता है, तद्भव का शाब्दिक अर्थ होता है उससे उत्पन्न, यानी किससे उत्पन्न? संस्कृत के जो मूल शब्द हैं उनसे उत्पन्न। अर्थात परिभाषा की बात करें, यहीं पे लिख देते हैं, अर्थात संस्कृत भाषा के वे सभी शब्द जो उच्चारण की सुगमता हेतु रूप बदलकर हिंदी में प्रयुक्त होते हैं तद्भव शब्द कहलाते हैं। तद्भव शब्द कहलाते हैं। परिभाषा एक बार दोनों की देखिए। तत्सम शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है उसके समान, अर्थात संस्कृत भाषा के समान, संस्कृत भाषा के शब्दों का जैसा रूप होता है वैसा ही तत्सम शब्द जो हिंदी में प्रचलित है उनका रूप होता है। अर्थात किसी भाषा में प्रचलित उस भाषा के मूल शब्दों को तत्सम शब्द कहा जाता है। हिंदी की मूल भाषा संस्कृत है तो संस्कृत भाषा के वे सभी शब्द जो बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में काम में लिए जाते हैं वो सभी तत्सम हैं। तद्भव की बात करें तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है उससे उत्पन्न, अर्थात संस्कृत भाषा के उन शब्दों से उत्पन्न उनका बदला हुआ रूप जो होता है वो तद्भव होता है। तो हम कह सकते हैं कि संस्कृत भाषा के वे सभी शब्द जो उच्चारण की सुगमता हेतु रूप बदलकर हिंदी में प्रयुक्त होते हैं वे सभी शब्द क्या कहलाते हैं? तद्भव शब्द कहलाते हैं। तत्सम एवं तद्भव शब्दों को हम पढ़ें, बेहतर तरीके से समझें तो इनको तुलनात्मक रूप में अध्ययन करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। हम कोशिश करते हैं इनको स्पष्ट करने का। तत्सम एवं तद्भव को तुलनात्मक रूप में यदि इन शब्दों पर गौर करें तो देखिए संस्कृत भाषा में प्रचलित सभी शब्द तत्सम होते हैं जो हिंदी में बिना परिवर्तन के काम में लिए जाते हैं। ये सभी क्या हैं? तत्सम शब्द हैं। जैसे मान लीजिए अगम्य शब्द है, ये संस्कृत में भी इसी रूप में प्रचलित है और हिंदी में भी इसी रूप में प्रचलित है, इसलिए तत्सम है। लेकिन हम अपने उच्चारण की सुविधा के अनुसार हम इस शब्द का रूप बदल करके किस शब्द के रूप में काम में लेते हैं? अगम शब्द, जो कि इस शब्द का ही तद्भव रूप है। यानी तत्सम और तद्भव को कैसे समझे बेहतर तरीके से, इसलिए इन उदाहरणों के द्वारा हम बेहतर समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए अष्टादश होता है, जिसको हम अष्टादश के बजाय अपनी सुविधा के अनुसार, उच्चारण की सुविधा के अनुसार इसको 18 बोल देते हैं, जो इसका तद्भव रूप है। अक्षी ये तत्सम रूप है।
अक्षी, जिसका रूप बदल करके हमने इसको आँख के रूप में काम में ले लिया, ये इसका तद्भव रूप हो गया। जैसे आम्र शब्द है, आम्र का अर्थ होता है जो मीठा रसीला फल होता है आम, लेकिन आम्र इसको कोई नहीं बोलता है। अपनी उच्चारण की सुविधा के लिए हमने इसका रूप बदल लिया और क्या कर लिया, आम। तो यानी जो शब्द थे जिनका रूप नहीं बदला वो तो है तत्सम, और उनका रूप बदल करके जो शब्द हम काम में ले रहे हैं वो होते हैं तद्भव। तो देखिए उज्ज्वल, इससे बना लिया उज्ज्वल, उजला। अध्य, अध्य का हमने कर दिया आज। उष्ट्र, उष्ट्र का हमने कर लिया ऊंट अपनी सुविधा के अनुसार। स्तंभ, स्तंभ का हमने कर लिया खंबा। घृत, घृत का हमने अपनी सुविधा के अनुसार कर लिया घी। जिह्वा, जिह्वा का हमने कर लिया जीभ। इसी प्रकार ले चंद्रिका, चंद्रिका को हमने क्या बना दिया, चांदनी। चिक्कण, लेकिन हमने इसका रूप बदल कर दिया चिकना। द्विगुण, जिसका रूप बदलकर हमने क्या कर दिया, दुगुना। तो ये तत्सम और तद्भव में यही फर्क है। तत्सम क्या होते हैं, बिना परिवर्तन के काम में लिए जाते हैं, और तद्भव होते हैं उन्हीं तत्सम शब्दों के रूप बदल करके हिंदी में काम में लेना। जैसे तीक्ष्ण, जिसका रूप बदलकर हमने ले लिया तीखा। स्थल है, इसको थल के रूप में काम में ले, जल थल जल थल नभ। तो ये स्थल इसका मूल रूप है जो इसका तत्सम रूप है, लेकिन हम इसको किस रूप में लेते हैं, थल के रूप में। ताम्र, इसका हमने रूप बदलकर तांबा बना दिया। पृष्ठ, पृष्ठ का हमने रूप बदलकर पीठ बना दिया, पीठ। वृश्चिक, जिसको हम बिच्छू बना दिए। अपनी, ये सभी क्या है, अपनी सुविधा के लिए बनाए गए। भ्राता, जिसका रूप हमने भाई बना दिया। पार्श्व अस्थि, ये शब्द हैं जिनको शायद उच्चारण में कठिनाई होती है, और यही प्रमुख कारण रहा है कि बोलने में आसानी हो, समझने में आसानी हो, इसलिए इन शब्दों का अर्थ बदल दिया। अब पार्श्व अस्थि शब्द को ही लें, जिसका अर्थ होता है पड़ोसी। मतलब इसका रूप बदल करके हमने किस रूप में इसको बदल लिया है, पड़ोसी के अर्थ में। इस प्रकार से तत्सम और तद्भव शब्दों को हम समझ सकते हैं। तीसरा इसका प्रमुख भेद आता है देशज शब्द। देशज शब्द, देशज शब्द क्या है, देशज शब्द होते हैं कि किसी भाषा में प्रयुक्त जो क्षेत्रीय बोलियां हैं उनके शब्द। ये शब्द किस प्रकार के होते हैं, स्थानीय जो लोग होते हैं, क्षेत्रीय जो लोग होते हैं, ये शब्द उनके हिसाब से आवश्यकता के अनुसार गढ़ लिए जाते हैं, और जो हिंदी भाषा में भी काम में लिए जाते हैं वे सभी शब्द क्या कहलाते हैं, देशज शब्द। जैसे परिभाषा पर यदि हम गौर करें तो किसी भाषा में प्रयुक्त, किसी भाषा में प्रयुक्त ऐसे क्षेत्रीय शब्द, क्षेत्रीय शब्द से मतलब किसी क्षेत्र विशेष में बोले जाने वाले शब्द, ऐसे क्षेत्रीय शब्द जिनके स्रोत का आधार, यानी उन शब्दों की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, कहाँ से ये शब्द लिए गए हैं। तो इन शब्दों के स्रोत का आधार या तो भाषा व्यवहार है, जो भाषा काम में ले रहे हैं उस भाषा से उनकी उत्पत्ति कर ली गई है, या उनका कोई पता नहीं होता है, वे सभी शब्द देशज शब्द कहलाते हैं। ये शब्द समय और आवश्यकता के अनुसार, ये शब्द समय और आवश्यकता के अनुसार क्षेत्रीय लोगों द्वारा गढ़ लिए जाते हैं। आवश्यकता के अनुसार और समय के हिसाब से ये गढ़ लिए जाते। कैसे शब्द हैं देखिए, जैसे ऊधम, इनके हम यदि उत्पत्ति के बारे में विचार करें तो इनकी उत्पत्ति का हमें कोई खास पता नहीं होगा, क्योंकि ये लोगों के द्वारा गढ़े गए शब्द हैं, आवश्यकता के अनुसार लिए गए शब्द हैं। जैसे तत्सम और तद्भव शब्दों की उत्पत्ति की बात हम करें तो उनका हमें पता होता है कि इस शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, लेकिन देशज शब्दों की उत्पत्ति के बारे में कोई पता नहीं होता है। अंगोछा, खुरपा, ढोर, लपलपाना, लोटा, परात, चुटकी, खटपट, ये ऐसे जो शब्द हैं ये सभी शब्द कैसे होते हैं, देशज शब्द। हमें ये ध्यान रखना है कि इन शब्दों की उत्पत्ति के बारे में हमें किसी प्रकार का कोई पता नहीं होता है, ये सिर्फ लोगों के अनुसार गढ़ लिए जाते हैं। इस प्रकार ये तीसरा प्रकार था इसका देशज शब्द। अब लेते हैं हम चौथा भेद इसका, विदेशी शब्द। अब यहाँ पर विदेशी शब्द जो दिया गया है, विदेशी शब्द क्या होते हैं, विदेशी जो भाषाएं हैं
उनसे लिए गए जो शब्द हैं वे सभी शब्द विदेशी भाषाओं के शब्द कहलाते हैं। ये शब्द किस लिए हिंदी में लिए गए? धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक आधारों पर विदेशी भाषाओं के जो शब्द हिंदी में आ गए और काम में लेने लगे वो सभी शब्द विदेशी शब्द कहलाने लगे। जैसे देखिए, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक कारणों से, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक कारणों से किसी भाषा में अन्य देशों की भाषाओं के शब्द भी आ जाते हैं और उन्हीं शब्दों को विदेशी शब्द कहते हैं। हिंदी में जैसे बहुत सी भाषाओं के शब्द प्रचलित हैं, अंग्रेजी के हैं, फारसी के हैं, पुर्तगाली, तुर्की, चीनी, डच, जर्मनी, यूनानी आदि बहुत सी भाषाओं के शब्द प्रचलित हैं जो यथावत काम में लिए जाते हैं। उदाहरण के द्वारा हम इनको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे अंग्रेजी के शब्दों की बात करें तो हिंदी में बिल्कुल प्रयोग हो रहे हैं, हम इन शब्दों को अक्सर काम में लेते हैं। अफसर, टीचर, टेलर, स्वेटर, शर्ट, सूट, रेल, स्कूल यथावत काम में लिए जा रहे हैं। लोहपतगामिनी कोई नहीं कहता है, सब रेल बोलते हैं। स्कूल विद्यालय होता है लेकिन हम इसको स्कूल के रूप में काम में लेते हैं। शर्ट, स्वेटर, ये सभी शब्द अंग्रेजी से लिए गए हैं। दूसरा है अरबी से लिए गए शब्द। जैसे देखिए, अदालत, इनाम, इलाज, कमाल, कब्जा, कबीला, किस्मत, तारीख, ये सभी शब्द किस भाषा से लिए गए हैं? अरबी भाषा से। कुछ शब्द पुर्तगाली से लिए गए हैं, जैसे अखबार, अमरूद, आवारा, आसमान, कारीगर, खजाना, खर्च, दीवार, दर्जी, मजदूर आदि और भी बहुत से शब्द हैं, लेकिन सभी शब्दों को हम यहाँ नहीं लिख सकते हैं, इसलिए कुछ शब्दों को ही यहाँ दिया जा रहा है। पुर्तगाली भाषा से भी कुछ शब्द लिए गए हैं, जैसे अचार, अगस्त, आलू, संतरा, साबुन, फीता, बस्ता, बटन, बाल्टी। तुर्की भाषा में लें तो कैंची, काबू, लाश, सराय, बेगम, बहादुर, मुगल, ये सभी शब्द तुर्की भाषा के हैं। चीनी भाषा से भी कुछ शब्द लिए गए हैं, जैसे चाय, लीची, तूफान। ये सब किस लिए लिए गए हैं? राजनीतिक कारणों से लिए गए, या धार्मिक कारणों से, या फिर आर्थिक कारणों से। किसी भी परिवर्तन के लिए ये तीनों चीजें जिम्मेदार होती हैं। राजनीतिक कारणों से लें तो राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु देशों के जो अनुयायी हैं उनका आवागमन होता रहता है और इनके कारण ऐसे शब्द आते रहते हैं। धार्मिक कारणों से जो धार्मिक आयोजन होते हैं उनमें किसी धर्म विशेष के लोगों का जुड़ाव होता है, उसके अनुसार से कई लोग आते हैं जाते हैं, उनके साथ भाषा का आदान प्रदान होता है, इसलिए ये शब्द आ जाते हैं। इस प्रकार हम विदेशी भाषा के शब्दों को भी पहचान सकते हैं। पांचवा इसका भेद लेते हैं, संकर शब्द। संकर शब्द क्या हैं? वे शब्द जो दो या दो से अधिक भाषाओं के शब्दों के सामूहिक रूप से, वे शब्द जो दो या दो से अधिक भाषाओं के शब्दों के सामूहिक रूप से बनते हैं, उन्हें संकर शब्द कहते हैं। उन्हें संकर शब्द कहते हैं। जैसे मान लीजिए हम लें उदाहरण, रेल यात्री। रेल यात्री शब्द हमने लिया है रेल यात्री। इसमें दो शब्द है, एक है इसमें रेल और दूसरा शब्द है इसमें यात्री। दो शब्द हैं। दो शब्दों में हमें पता है कि रेल शब्द विदेशी भाषा का है, अंग्रेजी का है, और दूसरा शब्द यात्री है संस्कृत का। इसलिए ये शब्द किस श्रेणी का होगा? रेल यात्री शब्द संकर श्रेणी का होगा। जैसे टिकट घर, टिकट घर, टिकट में हम लें तो टिकट शब्द टिकट इंग्लिश का है, अंग्रेजी, और घर शब्द है हिंदी का, ये भी संकर शब्द है। जैसे अगला शब्द ले नेक नियत। नेक नियत, नेक नियत शब्द को ले तो
नेक शब्द इसमें अरबी का है और नियत शब्द फारसी का है। ये भी कैसा है? संकर शब्द है। जैसे हम ले जांच करता शब्द को लें तो जांच करता शब्द में हो जाएगा जांच तो हो जाएगा फारसी का और करता हो जाएगा हिंदी का। कर्ता किसका हो गया? हिंदी का। इसलिए हम इस शब्द को भी क्या कह सकते हैं कि ये शब्द भी किस प्रकार के हैं? सारे के सारे शब्द संकर प्रजाति के हैं। 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से ये बने हैं। ऐसे सभी शब्द जो 2 या 2 से अधिक भाषाओं के योग से बनते हैं वे सभी शब्द संकर शब्द कहलाते हैं। दूसरे इसके जो भेद थे रचना के आधार पर शब्दों के भेद जिसको हम अध्ययन करते हैं, इसमें सबसे पहला जो इसका भेद आता है रूढ़ शब्द क्या होते हैं? वे सभी शब्द जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। टुकड़े कौन से? स्वतंत्र टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। और ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति के बारे में कोई खास पता भी नहीं हो, ना ही उनके स्वतंत्र टुकड़े हों, वो सभी शब्द क्या कहलाते हैं? रूढ़ शब्द। विस्तृत हम इनको पढ़ने का प्रयास करते हैं। तीसरा इसका जो भेद है, दूसरा भेद है प्रयोग के रचना के आधार पर, उसमें हम सबसे पहले लेते हैं रूढ़ शब्द। तो रूढ़ शब्द क्या है? वे शब्द जो किसी व्यक्ति, स्थान, प्राणी और वस्तु के लिए वर्षों से प्रयुक्त होने के कारण किसी विशिष्ट अर्थ में प्रचलित हो गए हैं, वे सभी शब्द रूढ़ शब्द कहलाते हैं। परिभाषा पर एक बार फिर से गौर करना। वे शब्द जो किसी व्यक्ति, स्थान, प्राणी और वस्तु के लिए वर्षों से प्रयुक्त होने के कारण किसी विशिष्ट अर्थ में रूढ़ हो गए हैं, प्रचलित हो गए हैं, वो सभी शब्द रूढ़ शब्द कहलाते हैं। रूढ़ शब्दों को हम पहचाने कैसे हैं? तो देखिए, इन शब्दों के निर्माण की प्रक्रिया ज्ञात नहीं होती। इन शब्दों की उत्पत्ति का हम अगर पता लगाना चाहें तो इन शब्दों की उत्पत्ति की कोई निश्चित प्रक्रिया का मालूम नहीं होता है। इनका कोई अन्य अर्थ भी नहीं होता है। इन शब्दों का कोई विशिष्ट अर्थ भी नहीं होता है। जिस अर्थ में ये रूढ़ हुए हैं, प्रचलित हुए हैं, उस अर्थ के अलावा और कोई अर्थ नहीं होता है। तीसरी इसकी पहचान ले तो इन शब्दों के स्वतंत्र टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। शब्द को यदि हम अलग करना चाहें तो उसके अलग कर भी ले तो उन शब्दों के कोई अर्थ नहीं निकलते हैं। इसलिए ये सभी शब्द क्या होते हैं? रूढ़ शब्द। जैसे उदाहरण के लिए गाय, ये रूढ़ शब्द है क्योंकि ना तो इसके टुकड़े हो सकते हैं और टुकड़े यदि कर भी ले तो उनका कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं है। रोटी है, इस शब्द के टुकड़े नहीं हो सकते हैं। दीपक शब्द है, टुकड़े नहीं हो सकते हैं, रूढ़ शब्द है। पेड़ शब्द है, रूढ़ है क्योंकि टुकड़े नहीं हो सकते हैं। पत्थर शब्द को ले, टुकड़े नहीं हो सकते हैं, ये भी क्या है? रूढ़ शब्द है। इसी प्रकार हम कोई भी शब्द ले सकते हैं। देवता, आकाश, मेंढक, स्त्री और भी बहुत से शब्द हैं जिनको हम काम में ले सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि वे सभी शब्द जिनका कोई अन्य अर्थ नहीं निकलता हो और जिनके स्वतंत्र टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, वे सभी शब्द क्या कहलाते हैं? रूढ़ शब्द कहलाते हैं। दूसरा इसका भेद है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द क्या होते हैं? 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बने वे शब्द होते हैं ये जिनका अपना अपना पृथक पृथक अर्थ भी होता है, किंतु मिलकर अपने मूल अर्थ के अतिरिक्त नए अर्थ का बोध भी ये कराते हैं। ये सभी शब्द क्या कहलाते हैं? यौगिक शब्द। परिभाषा पर गौर करनी है। परिभाषा को ध्यान में रखना है कि वे शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं। यौगिक का मतलब ही होता है जोड़ना। यौगिक का मतलब क्या होता है? जोड़ना। 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं। उन शब्दों का अपना पृथक पृथक अर्थ भी होता है। जैसा यहाँ पर दिया गया था कि उनके स्वतंत्र टुकड़े नहीं किए जा सकते, यहाँ पर इन शब्दों के टुकड़े किए जा सकते हैं। और टुकड़ों का यदि हम अर्थ लेना चाहें तो उनके अर्थ भी हमें प्राप्त हो सकते हैं। पृथक पृथक अर्थ भी होता है किंतु मिलकर अपने मूल अर्थ के अतिरिक्त एक नए अर्थ का बोध भी कराते हैं। वो सभी शब्द क्या कहलाते हैं? यौगिक। इसको यदि हम पहचाने तो इसके लिए सबसे बढ़िया बात है, तरीका है
कि जितने भी संधि शब्द हैं, समास शब्द हैं या उपसर्ग और प्रत्यय से बने जो शब्द हैं वो सभी शब्द किस श्रेणी में आते हैं? यौगिक शब्द की श्रेणी में आते हैं। कोई भी शब्द यदि संधि शब्द दिया गया है तो हम कह सकते हैं यौगिक शब्द है। सामासिक शब्द दिया गया है, हम कह सकते हैं कि यौगिक शब्द है। उपसर्ग से बना शब्द कोई दिया गया है, हम कह सकते हैं यौगिक शब्द है। प्रत्यय के योग से कोई शब्द बना है, हम कह सकते हैं कि यौगिक शब्द है। कैसे? देखिए, जैसे विद्यालय शब्द दिया गया है, दो शब्द इसका अलग अलग करें तो दो शब्द मिल गए, एक विद्या है, दूसरा आलय। विद्या का अपना स्वतंत्र अर्थ है ज्ञान, और आलय का अर्थ है स्थान जहाँ पर विद्या दी जाती है, और ये एक विशिष्ट अर्थ को व्यक्त कर रहा है। प्रेम सागर, दो शब्द दिए गए, दोनों का अपना अपना अर्थ है। प्रतिदिन को लें, दो शब्द दिए गए हैं और दोनों का अपना अपना अर्थ है। इसी प्रकार राष्ट्रपति को लें तो राष्ट्रपति में राष्ट्र और पति दो शब्द अलग अलग हैं और दोनों के अपने अपने स्वतंत्र अर्थ भी नियत हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यौगिक शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के संयोग से बनते हैं और इन शब्दों का अपना पृथक पृथक अर्थ भी होता है, किंतु दोनों शब्द या दो से अधिक जो शब्द लिए हैं वो मिलकर के अपने मूल अर्थ के अतिरिक्त एक विशिष्ट अर्थ का बोध भी कराते हैं। वे सभी शब्द क्या कहलाते हैं? यौगिक शब्द। तीसरे इसके भेद की बात करें तो तीसरा भेद आता है योगरूढ़ शब्द। योगरूढ़ शब्द में क्या होता है? देखिए, वे यौगिक शब्द जिनका निर्माण पृथक पृथक अर्थ देने वाले शब्दों के योग से होता है, किंतु वे अपने द्वारा प्रतिपादित अनेक अर्थों में से, यहां पर गौर करना है कि सभी शब्द इसमें यौगिक शब्द होते हैं। यौगिक शब्द में जैसे दो शब्द होते हैं, योगरूढ़ शब्द में भी दो शब्द हो सकते हैं। उनके टुकड़े यदि करेंगे तो हमें दो शब्द मिलेंगे, दो से अधिक शब्द भी मिल सकते हैं, उनके पृथक पृथक अर्थ भी होते हैं। लेकिन योगरूढ़ में क्या होता है कि इन शब्दों से जो नए अर्थ प्राप्त हो रहे हैं, तो इन सभी नए अर्थों को छोड़ करके अपने द्वारा कोई विशिष्ट अर्थ ग्रहण करता है, वो सभी शब्द क्या कहलाते हैं? योगरूढ़। तो देखिए, अपने द्वारा प्रतिपादित अनेक अर्थों में से किसी एक विशिष्ट अर्थ का ही प्रतिपादन करने के लिए रूढ़ हो गए हैं, ऐसे शब्दों को योगरूढ़ शब्द कहा जाता है। जैसे मान लीजिए पीतांबर शब्द लें, इसमें दो शब्द दिए गए, एक है पीत और दूसरा है अंबर। अर्थ की यदि हम बात करें, उदाहरण पर गौर करना, पीतांबर शब्द को लें, इसमें दो शब्द दिए गए हैं, एक पीत है और दूसरा अंबर। पीत का अर्थ होता है पीला और अंबर का अर्थ होता है वस्त्र। तो इसके यदि शाब्दिक अर्थ लें तो पीले वस्त्र हुआ, लेकिन ये पीतांबर शब्द पीले वस्त्र के अर्थ में तो रूढ़ नहीं हुआ है, प्रचलित नहीं हुआ है। ये किसके अर्थ में प्रचलित हुआ है? विष्णु के अर्थ में। पीतांबर शब्द काम में आते ही हम समझ जाते हैं कि ये किसके लिए कहा गया है? भगवान विष्णु के लिए, और हम समझ जाते हैं। तो ऐसे शब्द क्या होंगे? योगरूढ़। जैसे दशानन शब्द लें, इसमें दो शब्द हैं, दस हैं और आनंद। यदि हम इनके अर्थों की बात करें तो दस का मतलब संख्या है 10 और आनंद का मतलब होता है सिर, तो 10 सिर। लेकिन ये 10 सिरों की गणना के लिए तो नहीं दिया गया है ये शब्द, इसका भी एक विशिष्ट अर्थ है। दशानन शब्द काम में आते ही हमारे दिमाग में एक ही शब्द का गूंजता है, रावण, और ये रावण के अर्थ में ही रूढ़ हो चला है। तो हम कह सकते हैं कि बहुव्रीहि समास के जितने भी उदाहरण हैं, बहुव्रीहि समास के जितने भी उदाहरण हैं, सभी उदाहरण योगरूढ़ शब्दों के उदाहरण कहे जा सकते हैं। इस प्रकार हम रचना के आधार पर जो शब्दों के तीन भेद हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योगरूढ़ शब्द, इनको पहचान सकते हैं, समझ सकते हैं। अब इसके बाद में आगे अध्ययन करते हैं इसका तीसरा भेद, प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद। तीसरा इसका भेद है प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद। प्रयोग या रूप परिवर्तन के आधार पर शब्दों के निम्नलिखित दो भेद होते हैं, जिसमें पहला है विकारी। विकारी शब्द क्या होते हैं? वे शब्द जो लिंग, वचन, कारक तथा लिंग, वचन, कारक तथा
काल के अनुसार परिवर्तित होते हैं, विकारी शब्द कहलाते हैं। यानी ऐसे शब्द जिनको हम लिंग बदल सकते हैं, वचन में उनके बदलाव कर सकते हैं, कारक का प्रयोग हो सकता है और क्रिया काल के अनुसार उनका रूप बदला जा सकता है, वे सभी शब्द क्या होते हैं? विकारी शब्द होते हैं। विकारी शब्द में अगर उदाहरण की हम बात करें तो जितने भी हमारे पास संज्ञा शब्द हैं, सभी संज्ञा शब्द क्या हैं? विकारी हैं। सर्वनाम शब्दों की बात करें, जितने भी सर्वनाम शब्द दिए गए हैं सभी क्या हैं? विकारी हैं। विशेषण शब्द जितने भी दिए गए हैं, सभी विशेषण शब्द क्या हैं? विकारी हैं। जितने भी क्रिया शब्द दिए गए हैं, सभी क्रिया शब्द क्या है? विकारी हैं। तो विकारी शब्द क्या है? जिनके इन सभी शब्दों के रूपों में हम आसानी से परिवर्तन कर सकते हैं, इसलिए ये सभी शब्द विकारी हैं। दूसरा इसका भेद होता है अविकारी। अविकारी, अ मतलब रहित, विकारी यानी विकार, विकार से रहित जो शब्द होते हैं, अर्थात वे शब्द जिनके या जो लिंग, वचन, कारक तथा काल के अनुसार परिवर्तित नहीं होते हैं, अविकारी शब्द कहलाते हैं। अविकारी शब्द कहलाते हैं। उदाहरण की हम बात करें तो जैसे जितने भी क्रिया विशेषण शब्द दिए गए हैं, क्रिया विशेषण वो सभी अविकारी हैं। क्रिया विशेषण क्या हैं? इनको हम अलग से वीडियो में पढ़ेंगे, अलग क्लास में पढ़ेंगे। जितने भी जो अव्यय हैं, संबंध बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय वो सभी क्या हैं? अव्यय हैं, अविकारी हैं। समुच्चय बोधक ये भी क्या हैं? अव्यय हैं। विस्मयादि बोधक अव्यय ये भी क्या हैं? अव्यय हैं। ये सभी शब्द क्या हैं? अव्यय, अविकारी जिनको हम बोलते हैं। अर्थात इन शब्दों के रूप में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन संभव नहीं है। ये अपने जिस रूप में प्रचलित हैं उसी रूप में रहेंगे, इसलिए ये सभी शब्द क्या हैं? अविकारी शब्द हैं। हम संस्कृत के या हिंदी के उपसर्गों की बात करें तो सभी उपसर्ग भी क्या हैं? अविकारी हैं। उपसर्गों के रूप में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, वो भी सभी क्या हैं? अविकारी। चौथे इसके भेद की बात करें, आता है अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद। अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद, शब्दों के अर्थ के आधार पर भेद करें तो दो होते हैं। एक होता है सार्थक शब्द और दूसरा होता है निरर्थक शब्द। एक होता है सार्थक और दूसरा होता है निरर्थक। सार्थक शब्द वे सभी शब्द जिनका कोई निश्चित अर्थ निकलता है वो सार्थक शब्द कहलाते हैं। निरर्थक शब्द वे सभी शब्द जिनका कोई निश्चित अर्थ नहीं निकलता है। सार्थक शब्द में और निरर्थक शब्द को हम पहचाने कैसे? तो जैसे मान लीजिए, देखिए जैसे कलश, कलश शब्द दिया गया है, इसका एक निश्चित अर्थ निकलता है कोई, लेकिन ये तो सार्थक है। इसका निरर्थक रूप यदि ले तो हम अक्सर काम में वलस, कलश वलस, चाय वाय, ये क्या है? सार्थक शब्द के साथ ये निरर्थक शब्द हैं जिनको हम अक्सर काम में लेते हैं। तो सार्थक और निरर्थक इसके दो रूप दिए गए हैं। ऐसे बहुत से शब्द हैं जो हम दैनिक जीवन में काम में लेते हैं, जिन शब्दों का कोई औचित्य नहीं है, कोई अर्थ नहीं निकलता है, लेकिन फिर भी हम उन शब्दों को काम में लेते हैं। तो सार्थक और निरर्थक दो प्रकार के शब्द हैं। निरर्थक शब्दों का हिंदी में कोई महत्व नहीं है, जबकि सार्थक शब्दों का महत्व है। इसलिए सार्थक शब्दों को विभिन्न रूपों में पढ़ा जा सकता है। पर्यायवाची शब्दों के रूप में हम इसको पढ़ सकते हैं। पर्यायवाची का अर्थ होता है समान अर्थ देने वाले शब्द। जैसे मान लीजिए हम सूर्य शब्द लें, सूर्य को हम आदित्य लिख सकते हैं, रवि लिख सकते हैं, भास्कर लिख सकते हैं। तो ये क्या है? पर्यायवाची। अनेकार्थक शब्द ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए अंबर शब्द हमने ले लिया। एक शब्द जो अनेक अर्थों के लिए प्रचलित हो वो सभी अनेकार्थक शब्द हैं। जैसे अंबर शब्द हम काम में ले लें, अंबर का अर्थ आकाश भी होता है, अंबर का अर्थ वस्त्र भी होता है। ऐसे बहुत से अर्थों को व्यक्त करते हैं। शब्द युग्म की बात करें, जो दिखने में एक जैसे होते हैं लेकिन उनमें अर्थगत अंतर होता है।
जैसे श्वेत और श्वेत शब्द हम लें, श्वेत का मतलब सफ़ेद रंग से लिया गया है और श्वेत का मतलब पसीने से लिया गया है। इस प्रकार जो विविध रूप है अर्थ के आधार पर शब्दों के प्रचलित, उन सभी को हम समझ सकते हैं। आशा है आपको जो बिंदु पढ़ाया गया वो समझ में आया होगा। इसी आशा के साथ धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। आप इसी प्रकार अपने अध्ययन से जुड़े रहें।